हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको मैम। सीएचओ की क्लासेस हमारी दोबारा से हम स्टार्ट करते हैं। ये क्लास है 22 नंबर की क्लास और अब तक हम 21 क्लासेस ले चुके हैं और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं सीएचओ एग्ज़ाम के लिए। आपके जो अभी अपकमिंग जो मंथ है उनमें जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए। और ये जो क्वेश्चन है ये राजस्थान सीएचओ के लिए ही नहीं बल्कि ऑल इंडिया में जितने भी सीएचओ के एग्जाम होते हैं, चाहे वो बिहार से हो, चाहे एमपी से हो, चाहे यूपी से हो, चाहे पंजाब से हो, किसी भी स्टेट के सीएचओ के एग्जाम हो, उन सभी के लिए ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप इनको एक बार जरूर देखें। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपके लिए एग्जाम में बहुत बेनिफिट साबित होंगे ये एक तरीके से क्वेश्चन। तो ये हमारी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं सीएचओ के लिए। तो आज की जो क्लासेस है उसका जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइमरी हेल्थ केयर इन कॉमन कंडीशंस। ये मेन टॉपिक है। इसके बाद इसके क्या है, कुछ सब टाइप्स हैं, जैसे कि हम एक एक सिस्टम्स को लेंगे इसमें। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है उससे रिलेटेड कौन कौन सी डिजीज है उनको हम देखेंगे। इसके अलावा उसमें हम क्या प्राइमरी जो हेल्थ केयर देते हैं, ठीक है, जैसे फर्स्ट एड जो हम देंगे उसमें वो कौन कौन सी देंगे, तो उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं, साथ के साथ हम थ्योरी को भी इसमें कवर करते जाएंगे। तो इसके साथ मैं आपको एमसीक्यूज भी करवाऊंगी और साथ के साथ उसकी थ्योरी भी करवाऊंगी। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप वो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स में भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि उनको भी इस तरह के जो वीडियो हैं उनका बेनिफिट मिल सके। क्योंकि कहते हैं ना, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, अपने तक ही सीमित नहीं करना चाहिए ज्ञान को, और लोगों को भी क्या करना चाहिए, इसको शेयर करना चाहिए। तो मेरे आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, एन ऑब्स्ट्रक्शन इन बाइल डक्ट कॉज। बाइल डक्ट के अंदर किसी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है तो उसका क्या कारण हो सकता है। ऑप्शन आपके सामने है, जॉइंडिस हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, कॉलेरा या फिर एसिडिटी हो सकती है। तो इसमें क्या कारण हो सकता है ये बताना आपको। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जॉइंडिस हो सकता है। बाइल डक्ट में किसी तरह से ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, रुकावट आ गई है, तो उसका कारण क्या हो सकता है, जॉइंडिस हो सकता है। डायरिया टेक आउट टू मच वाटर एंड मिनरल्स विच कॉज। ठीक है, समझ में आ गया आपका क्वेश्चन। डायरिया में क्या होता है, अगर बहुत ज्यादा पानी और मिनरल्स की क्या हो जाती है, इसमें बाहर निकल जाता है बॉडी से, तो उसका कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन है लैक ऑफ एनर्जी हो सकती है, ड्राइनेस है, हंगर है या फिर डिहाइड्रेशन है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, डिहाइड्रेशन हो जाता है। जब बॉडी से बहुत ज्यादा पानी और मिनरल्स की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, बाहर निकल जाता है बॉडी से, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप देखते रहिए और भी आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू डायग्नोस अल्सर एक्सेप्ट। आपको एक्सेप्ट बताना है, इनमें से ऐसा कौन सा टेस्ट है जो अल्सर को डायग्नोस करने के लिए यूज में नहीं लिया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है ईसीजी, बेरियम स्वैलो, सीटी स्कैन और एक्सरे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, ईसीजी किसके लिए यूज नहीं लिया जाता है, अल्सर को डायग्नोस करने के लिए यूज में नहीं लिया जाता। ईसीजी किसके लिए करते हैं, हार्ट की जो प्रॉब्लम है किसी भी तरह की, तो उसको चेक करने के लिए, हार्ट नॉर्मल फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है उसको चेक करने के लिए ईसीजी करते हैं। बल्कि ये जो तीन है वो किस में यूज में लेते हैं, अल्सर को डायग्नोस करने के लिए यूज में लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मेजर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ फॉर पेप्टिक अल्सर। जो पेप्टिक अल्सर है उसका जो ऑर्गेनिज्म है, क्या कारण है, मतलब कौन से ऑर्गेनिज्म की वजह से ये होता है, मेजर कॉज बताना है आपको इसका। तो ऑप्शन आपके सामने है ई कोलाई है, इस्चेरिया कोलाई या फिर स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई या फिर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे तो आप इसको स्टार लगा लेना। इसका ऑप्शन जो है सही वो है डी, ऑप्शन इज द राइट आंसर। मेजर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर पेप्टिक अल्सर का क्या है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है। डिस्पेजिया मीन्स, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं हम सभी इसको। डिस्पेजिया का मतलब क्या होता है, ऑप्शन है ये आपके सामने, एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग है, डिफिकल्ट इन स्वेलिंग है,
डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है या डिक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट है। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे वहाँ पर। आपको लग रहा है ना इजी क्वेश्चन है, बट ये ऐसे क्वेश्चन भी अगर आप इनको रिपीट नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, तो इनमें भी क्या हो जाएगा, कई बार गलतियां हो जाती है। जैसे डिस्पेप्सिया हो गया, डिस्फेजिया हो गया, अब दोनों एक जैसे लग रहे हैं पर दोनों के मीन क्या है, अलग अलग है। तो आपको इसमें बताना है डिस्फेजिया का मतलब क्या होता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, मतलब निगलने में किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्फेजिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैसिलरी डिसेंट्री कॉजेटिव एजेंट इज, जो बैसिलरी डिसेंट्री है उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है। ऑप्शन है एंटमीबा, इकोलाई है, सिजेला है या स्ट्रेप्टोकोकाई है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, जो सिजेला है वो क्या होता है, बैसिलरी डिसेंट्री का पॉजिटिव एजेंट होता है। Which is the following diagnostic test would be used to assess a client with acute upper GI bleeding? upper GI bleeding हो रही है किसी को, तो उसको डायग्नोस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। ऑप्शन है आपका अपर GI सीरीज है, बेरियम एक्सरे है, एंडोस्कोपी है या फिर आर्ट्रियोग्राफी है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, एंडोस्कोपी की जाती है। ठीक है, एंडोस्कोपी में क्या हो जाता है, इसमें एक कैमरा होता है और उसके थ्रू इसमें GIT जो ट्रैक है उसमें उसको इंसर्ट किया जाता है और फिर देखा जाता है किसी भी तरह की कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। तो इसमें यही कह रहा है कि अपर GI ट्रैक में ब्लीडिंग हो रही है तो उसको देखने के लिए क्या यूज करेंगे, एंडोस्कोपी की जाती है। अमेबिक डिसेंट्री कॉज, अमेबिक जो डिसेंट्री है अभी हमने पढ़ा था बेसिलरी डिसेंट्री सीजनेला की वजह से होती है, और जो अमेबिक डिसेंट्री होती है, डिसेंट्री में आपको पता है डिफरेंस क्या होता है डिसेंट्री और डायरिया। ठीक है, डायरिया में तो क्या होता है, लूज वाटरी स्टूल आता है इसमें, पर डिसेंट्री में क्या होता है, लूज वाटर स्टूल आता है, उसके साथ साथ इसमें ब्लड भी आता है। ठीक है, तो डिसेंट्री का यही मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि ब्लड इसमें स्टूल के साथ क्या आता है, ब्लड भी आता है। तो अमेबिक जो डिसेंट्री है उसका पॉजिटिव बताना आपको क्या है, इकोलाई है, एंटमीबा है, स्ट्रेप्टोकोकाई है, सिजेला है। तो राइट आंसर इसका है बी, एंटमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिस्क इज मोर आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद किसका रिस्क ज्यादा रहता है, हेपेटाइटिस ए का, हेपेटाइटिस बी का, हेपेटाइटिस सी या हेपेटाइटिस डी। आपको बी और सी दोनों लग रहे होंगे, बट जो राइट आंसर है इसका एप्रोप्रिएट, जो बिल्कुल एकदम से सटीक जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हेपेटाइटिस सी है। इसकी ये होता है किसकी वजह से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से इसका रिस्क होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का। हेमेटमेसिस का मतलब क्या होता है, हेमेटमेसिस इज ब्लड इन वॉमिटिंग, ब्लड इन स्पूटम, फ्रेश ब्लड इन स्टूल या ऑकल्ट ब्लड इन स्टूल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ए, वॉमिट इन ब्लड। जब वॉमिटिंग के अंदर ब्लड आता है तो उसको क्या बोलते हैं, हेमेटमेसिस बोलते हैं। हेमेप्टेसिस बोलते हैं ब्लड इन स्पूटम, जब बलगम में स्पूटम में ब्लड आता है तो उसको क्या बोलते हैं, हेमेप्टेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट सीरम बिलिरुबिन रेंज, जो सीरम बिलिरुबिन है उसकी रेंज कितनी होती है। डायरेक्ट सीरम बिलिरुबिन दो तरह होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है, आपको बताना है। डायरेक्ट जो सीरम बिलिरुबिन होता है उसकी जो रेंज है वो कितनी ना, इसके ऑप्शन है आपके सामने। जो डायरेक्ट सीरम बिलिरुबिन है उसकी रेंज कितनी होती है, 0.1 to 0.4 मिलीग्राम पर DL होती है, 0.2 से लेकर के 0.8 मिलीग्राम पर DL होती है, या सी ऑप्शन है 0.3 से लेकर 1.6 मिलीग्राम पर DL होती है, या 0.4 से लेकर के 0.8 मिलीग्राम पर DL होती है। बिलिरुबिन दो तरीके से निकलता है अपनी बॉडी से, एक तो डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट, जिसको कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी कहते हैं और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी कहते हैं। तो अनकॉन्जुगेटेड जो बिलिरुबिन होता है उसको इनडायरेक्ट सीरम बिलिरुबिन कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि बिलिरुबिन के साथ साथ एल्बुमिन भी इसमें होता है, पर जो डायरेक्ट बिलिरुबिन है इसमें क्या नहीं होता है, एल्बुमिन इसके साथ नहीं होता। तो उसकी आपको रेंज बतानी है कितनी इसकी रेंज होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 0.1 से लेकर 0.4 मिलीग्राम पर DL होती है। ये आपको रेंज इसकी याद रखनी है, ठीक है। कॉज ऑफ गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्राइटिस का क्या कारण है, जैसे वो कहते हैं ना एक अपनी लैंग्वेज में गैस्ट्राइटिस हो जाना, गैस बन जाना, ठीक है। तो किसकी वजह से ये हो सकता है, तो ऑप्शन है हेलिकोबैक्टर हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, ओवर यूज ऑफ NSAIDs, ठीक है, नॉन स्टेरॉइड जो होते हैं मेडिसिन होते हैं उनके यूज करने से होता है, अल्कोहल
या स्मोकिंग से होता है या ऑल ऑफ दी अबाव से होता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि सभी की वजह से क्या हो सकता है, गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, यूज ऑफ NSA IDS जो लेते हैं, नॉन स्टेरॉइड जो मेडिसिन लेते हैं, जैसे क्या बोलते हैं पैरासीटामोल्स ले लिया, एस्प्रिन वगैरह है, इनको यूज करने से भी क्या हो सकता है, गैस्ट्राइटिस हो सकता है। स्मोकिंग से भी हो सकता है, अल्कोहल से भी हो सकता है, और पाइलोरिक जो इन्फेक्शन है उसकी वजह से भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। ORS यूज, सिंपल क्वेश्चन है, सभी जानते हैं इसको। ORS किस में यूज किया जाता है, तो इसका जो ऑप्शन है, गैस्ट्राइटिस में, कॉन्स्टिपेशन में, डायरिया में, या फिर अल्सर में। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। डायरिया में ORS यूज लेते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, और इसकी आप कंपोजिशन भी देख लेना, इसमें कितनी कितनी मात्रा में कौन कौन सा इसमें एलिमेंट पाया जाता है। सोडियम है, पोटेशियम क्लोराइड है, NaCl है। ठीक है, ये कितनी कितनी मात्रा में पाया जाता है। अगर आपको, तो आप इसकी लिख लीजिए, ORS की जो कंपोजिशन है वो क्या होती है, इसमें सोडियम क्लोराइड की इसमें होती है 2.6 ग्राम होता है, पोटेशियम क्लोराइड इसमें 1.5 होता है, सोडियम साइट्रेट इसमें 2.9 होता है, और डेक्सट्रोज होता है इसमें 13.5 ग्राम होता है। ठीक है, तो ये आपको इसकी कंपोजिशन भी आप याद होनी चाहिए ORS की। कई बार एग्जाम में आ जाता है, पूछ लेते हैं इसमें कि सोडियम क्लोराइड की मात्रा इसमें कितनी होती है, सोडियम साइट्रेट की कितनी होती है, डेक्सट्रोज की कितनी होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसका कंपोजिशन भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लिनिकल सिम्टम ऑफ वायरल हेपेटाइटिस। वायरल हेपेटाइटिस का क्या सिम्टम है, ऑप्शन है आपके से फीवर, चिल, हेडेक होता है, बॉडी पेन होता है, जॉइंडिस है, या फिर ऑल ऑफ दी अबाव होता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सारे इसके साइन सिम्टम होते हैं हेपेटाइटिस के। मीनिंग ऑफ हेमेचूसिया, हेमेचूसिया का क्या मतलब होता है, ऑप्शन है ब्लीडिंग बाय माउथ, ब्लीडिंग पर रेक्टम, ब्लीडिंग इन गम, ब्लीडिंग इन लंग्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ब्लीडिंग पर रेक्टम। रेक्टम से जब ब्लीडिंग होती है तो उसको क्या बोलते हैं, हेमेचूसिया बोलते हैं। सिम्टम ऑफ डिस्पेप्सिया, ठीक है, डिस्पेप्सिया के क्या क्या सिम्टम्स हैं ये बताना है आपको। अब मैं भी ये भी बता दूंगी आपको डिस्पेप्सिया का मतलब क्या होता है। पहले इसके सिम्टम देख लेते हैं। तो है आपके गैस्ट्रिक बर्निंग पेन होता है, लॉस ऑफ एपेटाइटिस होता है, और बर्पिंग हो जाता है, ऑल ऑफ दी अबाउट। द राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सारे इसके सिम्टम्स होते हैं। एपिगैस्ट्रिक बर्निंग होता है, इसमें पेट में क्या होती है, जलन होती रहती है, और लॉस ऑफ हेपेटाइटिस हो जाता है, भूख नहीं लगती है, और बर्पिंग हो जाती है, बर्पिंग मतलब डकार आती है इसके अंदर। तो डिस्पेप्सिया का मतलब ये होता है एक तरीके से गैस्ट्राइटिस की जो प्रॉब्लम्स होती है उसके जो साइन सिम्टम्स होते हैं वो ही क्या होते हैं, डिस्पेप्सिया के होते हैं। ठीक है, तो ये सारे ही क्या हो जाएंगे, इसके साइन सिम्टम हो जाएंगे, ध्यान में रखना है इसको। ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्थस, ऑप्थस अल्सर रिड्यूस बाय, ऑप्थस अल्सर क्या होता है, इसमें मुंह के जो अल्सर होते हैं, ठीक है, मुंह में छाले वगैरह जो हो जाते हैं ना, उसको बोलते हैं ऑप्थस अल्सर। तो उसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, कैसे कम किया जा सकता है उसको, तो आपके सामने ऑप्शन है गुड ओरल हाइजीन से, प्लेंटी ऑफ ग्रीन लीफ वेजिटेबल से, एंश्योर टूथ ब्रश हैज अलाइन एंड सॉफ्ट ब्रिसल, और ऑल ऑफ दी अबाव। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सारे ही अगर इसमें हम यूज करेंगे तो क्या कर सकते हैं, ऑप्थेल्मस जो अल्सर है, जो मुंह के जो छाले हो जाते हैं उनको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस किया जा सकता है। जैसे जनरली देखते हैं कि जो रूरल एरियाज वगैरह हैं उनमें ये चीजें ज्यादा पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि वो गुड हाइजीन मेंटेन करके नहीं रखते, ओरल गुड हाइजीन मेंटेन नहीं करते, इसकी वजह से क्या हो जाते हैं, उनमें ऑप्थस अल्सर होने को मिल जाते हैं। तो आपको जो ये बताने का मेन मोटो यही है कि आप इन चीजों को सीखें, और मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप फील्ड में जाएं तो इस डिजीज को कैसे, या फिर इससे रिलेटेड और भी जैसे प्रॉब्लम्स होती हैं रूरल एरियाज वगैरह में, उनको आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी डिजीज है जो जनरल पाई जाती है और उनको कैसे ट्रीट किया जा सकता है और किसकी वजह से ये होती है, और लोगों को आप क्या क्या इसमें हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो यही मोटो होता है ये सारी चीजें बताने का आपको। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें क्या मेंटेन करके रखनी चाहिए, गुड ओरल हाइजीन मेंटेन करके रखनी चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स लेनी चाहिए, इसके साथ साथ जो ब्रश है वो भी कैसे होने चाहिए, सॉफ्ट होने चाहिए, टूथब्रश। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। मैनेजमेंट ऑफ बैसिलरी डिसेंट्री, जो बैसिलरी डिसेंट्री है उसका क्या मैनेजमेंट करेंगे, प्रिवेंट एंड ट्रीट डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन को ट्रीट करेंगे और उसको रोकेंगे, ORS देंगे, और सिप्रोफ्लॉक्सिन 500 जो mg है
12 घंटे में देंगे, और कब तक देंगे, 5 दिन तक देंगे, या फिर डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी है, सारे ही इसमें मैनेजमेंट करेंगे। नाउ अब है पेन। पेन क्या होता है, पेन इज अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, सब्जेक्टिव इन नेचर होता है, या बोथ ए एंड बी होता है, या माल अडेप्टिव बिहेवियर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका सी, बोथ होता है। जो अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस है उसको भी क्या कहेंगे, पेन कहेंगे, और सब्जेक्टिव इन नेचर, नेचर में कैसा होता है, सब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्ट उसको बता सकता है उस चीज को, ठीक है। तो उस दोनों के जो फीचर है वो क्या होता है, पेन के अंदर आते हैं। अब हम समझ लेते हैं पेन के बारे में और थोड़ा सा डिटेल में, ताकि इससे जो क्वेश्चन आए वो आपके गलत ना। पेन को हम समझ लेते हैं क्या होता है। पेन इज ए सब्जेक्टिव फीलिंग्स होती है। असेस द पेन विथ रेस्पेक्ट टू ऑनसेट, द एग्रीवेटिव एंड रिलीविंग फैक्टर्स, क्वालिटी, इट्स रेडिएशंस, सीवियरिटी, एंड वेदर द पेशेंट हैज टेकन एनी अर्लियर ट्रीटमेंट। तो पेन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसकी सीवियरिटी से, इसके रेडिएशन से, इसकी क्वालिटी से, ठीक है, किस तरह का पेन हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, ठीक है, कितना रेडिएट हो रहा है, कितना तेज है, कम है। तो इन सारी चीजों से हम क्या कर सकते हैं, पेन को रिलेवेंट कर सकते हैं या उसको पहचान सकते हैं। एंड पेन कैन बी असेस एज पर एक्रोनिमी, ये आपको ध्यान में रखना है। पेन को हम कैसे असेस कर सकते हैं, एक एक्रोनिमी होता है, एक संक्षिप्त रूप होता है उसका, जिसको बोलते हैं OPQRSTUV। आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है, और इसमें आपको एक एक जो वर्ड है उसका मीन पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है, ओ का मतलब क्या होता है, पी से क्या मतलब है, क्यू से क्या मतलब होता है, पेन से रिलेटिव में, ठीक है। तो ये क्या है, एक एक्रोनॉमी है पेन से रिलेटेड, और इसमें इसके अलग अलग मीन्स होते हैं, जैसे कि pain assessment using the acronomy OPQRSTU. Now pain assessment acronomy descriptions of O. अब O से क्या मतलब होता है, onset, onset मतलब कब पेन होता है। when did it begin, O से मतलब क्या होता है, onset, onset का मतलब क्या है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि when did it begin रिलेटेड टू पेन, व्हाट डू यू मीन बाय इट, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, ऑनसेट से है, या फिर प्रोवोकेटिंग से है, क्वालिटी से है, या पैल्पेटिंग से है। तो आपको इनके मीनिंग्स पता जरूर होने चाहिए, जो ये एक्रोनॉमी है उसका। तो ओ से क्या मतलब होता है, ऑनसेट से, ऑनसेट का मतलब क्या है, व्हेन डिड इट बिगिन, ये कब शुरू हुआ। फॉर हाउ लॉन्ग डज इट लास्ट, या फिर हाउ ऑफन डज इट अकर, वही मतलब हो गया, कब हुआ, कितना हुआ, कितने लंबे टाइम तक हुआ, मतलब उसको टाइम से मेरे मतलब है इसका कि कितने टाइम तक वो पेन रहता है। ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम का है। पी से मतलब क्या होता है, प्रोवोकिंग, प्रोवोकिंग या फिर पैलेटिंग। नाउ व्हाट ब्रिंग इट ऑन, मतलब किस तरह से ये दर्द लेके आया, एंड व्हाट मेक इट बेटर, और उसको मतलब ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से वो हम उसको अच्छा फील कर सकते हैं। व्हाट मेक इट वर्स, और क्या है इससे जिसकी वजह से क्या वो मतलब जो पेन है, मतलब किसकी वजह से कम हो सकता है, किसकी वजह से उसकी कंडीशन ज्यादा हो सकती है। तो पी से मतलब प्रोवोकिंग से है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रोवोकिंग, प्रोवोकिंग, और या फिर क्या कह सकते हैं इसको, पैलिएटिंग भी बोल सकते हैं, पैल्पेट करके उसको देखते हैं जिस तरह से। नेक्स्ट है क्यू, क्यू से मतलब होता है क्वालिटी, क्वालिटी मतलब कैसा फील करता है, व्हाट डज इट फील लाइक, कैन यू डिस्क्राइब इट, ठीक है। आर से क्या होता है, रीजन, रीजन उसको रेडिएशन को कह सकते हैं, या फिर रीजन मतलब उसका कौन सा एरिया में है वो। एंड वेयर मतलब किसको पूछता है, वो वेयर मतलब जगह को ये पूछता है। ऐसे क्या हो गया, सीवियरिटी, वो पेन की क्या बताता है, सीवियरिटी बताता है, कितना दर्द है, उसकी इंटेंसिटी भी कितनी है उसकी। इसके बाद आ जाता है आपका टी, टी से होता है ट्रीटमेंट। अब उसके बाद उसमें क्या ट्रीटमेंट देंगे, व्हाट मेडिकेशंस एंड ट्रीटमेंट आर यू करंटली यूजिंग, हाउ इफेक्टिव आर दीज एनी साइड इफेक्ट फ्रॉम द मेडिकेशंस एंड ट्रीटमेंट। तो टी से क्या होता है, ट्रीटमेंट है, कौन सा उसका ट्रीटमेंट देना, उससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा उसको, वो इफेक्टिव रहेगा या नहीं रहेगा। नेक्स्ट है यू, यू से क्या मतलब होता है, अंडरस्टैंड, हाउ इट इम्पैक्ट ऑन योर, व्हाट डू यू बिलीव इट कॉजिंग दिस सिम्टम्स, हाउ इज द सिम्टम अफेक्टिंग यू एंड योर फैमिली, ठीक है। अब उसको आपको समझना है कि ये पेन कैसा हुआ, किसकी वजह से हुआ, आपकी फैमिली वगैरह किस तरह उससे इफेक्ट हुई है, उसका क्या कारण हुआ, तो उसको अंडरस्टैंड करना। तो ये जो एक्रोनॉमीज हैं आपको इनको याद रखना है, लर्न कर लेना है। आप चाहे अपनी कॉपी में लिख लीजिए इन चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। OPQRSTV पेन से रिलेटेड है, इसमें आपको कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, या तो P की फुल फॉर्म पूछ लेंगे, या फिर O की फुल फॉर्म पूछ लेंगे, या R की फुल फॉर्म पूछ लेंगे कि R किससे रिलेटेड है, ठीक है। समझ में आ गया आपको इस तरह से।
नाउ अब हम देखते हैं जो जो पेन है, स्टोमक में जो पेन होता है उसको हम कई उसमें डिवाइड करते हैं। जो स्टोमक का जो रीजन है उसको 9 रीजन के अंदर हम डिवाइड करेंगे और उन 9 रीजन में कौन कौन से पेन हो सकते हैं ये डिसाइड हम उसमें करेंगे। ठीक है, तो ये आपके सामने ये आ रहे हैं 9 रीजन्स, तो इसको हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, फिर एपिगैस्ट्रिक है, फिर है आपका लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है, देन है आपका राइट लंबर रीजन है, लेफ्ट लंबर है और अम्बलाइकल है, और ये हो गया आपका राइट इलाइक फोसा, और ये हो गया आपका लेफ्ट इलाइक फोसा, और ये क्या हो गया आपका सुप्राप्यूबिक रीजन। इस तरह से ये कितने रीजन्स हो गए? 9 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, स्टोमक में जैसे कि नॉर्मली जो पेन होता है वो किस में होता है? पेट दर्द का ही कंप्लेन लेके आते हैं लोग बाग ज्यादातर। तो पेट दर्द को आप कैसे असेस करेंगे कि किसका पेन हो सकता है? क्योंकि जो पेट दर्द है वो एक पर्टिकुलर जगह, मतलब जगह तो है नहीं कि भाई इसकी वजह से यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि जो स्टोमक है उसमें बहुत सारे और भी ऑर्गन है, उससे रिलेटेड कौन सा पेन होता है ये हमें क्या करना है, उसको असेस करना है। तो असेस करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा ऑर्गन कौन सी रीजन में स्थित है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो एब्डोमेन है उसको 9 रीजन में डिवाइड कर देते हैं। अब वो भी मैं बताऊंगी आपको स्टमक में कि जो 9 रीजन है वो कौन कौन से हैं। पहले हम इनके नाम देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। जैसे सबसे पहले राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स हो सकते हैं? जैसे गाल ब्लेडर है और बेस ऑफ लंग्स होते हैं, ये होते हैं इसमें। इसके अलावा जो एपिगैस्ट्रिक है उसमें क्या हो जाता है, स्टोमक ऑफ गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक में क्या हो सकता है, ये पेन रिलेटेड टू चेस्ट वॉल और लंग्स का हो सकता है। या फिर जो राइट लंबर है वो हो सकता है आपका रीनल और यूट्रिक जो कॉजेज है उसकी वजह से हो सकता है। लेफ्ट लंबर है, इसके बाद जो अम्बलाइकल है, इन दोनों में ये होता है, राइट लंबर और जो लेफ्ट लंबर है उसमें रीनल का कॉजेज हो सकता है, किडनी की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर जो यूरिटर्स होते हैं उसकी वजह से हो सकती है। नाउ जो अम्बलाइकल है उसमें क्या स्मॉल इंटेस्टाइन्स ऑर्गन्स होते हैं, उससे रिलेटेड इसमें पेन हो सकता है। और राइट इलाइक फोसा है और लेफ्ट इलाइक फोसा, ये किसके? राइट इलाइक फोसा मोस्ट ऑफ क्या होता है, किसका पेन होता है? अपेंडिक्स का होता है। ध्यान में रखना इस चीज को, क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि राइट इलाइक फोसा में पेन हो रहा है तो उस पेशेंट को किसकी प्रॉब्लम हो सकती है? तो इसमें क्या आ जाएगा? अपेंडिक्स हो सकता है। ठीक है, और राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है उसमें किसका पेन हो सकता है? गाल ब्लैडर स्टोन का हो सकता है। और इसमें किसका हो सकता है? अपेंडिक्स में। दोनों ही राइट में है पर वो हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में है, और ये किस में है? इलाइक फोसा में। इंपॉर्टेंट है दोनों चीजें। लेफ्ट इलाइक फोसा में कॉलन हो सकता है। सुप्राप्यूबिक है उसमें क्या हो सकता है? यूट्रस की जो प्रॉब्लम्स है वो आ सकती है, यूरिनरी की या फिर यूट्राइन, जो भी यूट्राइन से रिलेटेड जो भी पेन है वो इसके अंदर आता है। अब देख लीजिए, ये वाला आपको डायग्राम दिख रहा है, इसके अंदर आप आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सा ऑर्गन कहाँ पर रिलेटेड है। ये आपका स्टोमक है जैसे कोई पेशेंट का, और इसको हमने कितने भाग में डिवाइड कर दिया? इसको हमने 9 रीजन में डिवाइड कर दिया। 1 2 ये 3 हो गए, उसके बाद ये 3 हो गए और ये भी 3 हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 9 रीजन हो गए। सबसे पहले ये क्या है? राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है। इसमें क्या हो गया? लीवर आ जाएगा आपका, गाल ब्लैडर है, राइट किडनी है और स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये आ गए। इससे रिलेटेड क्या अब आप असेस कर सकते हैं अगर किसी के राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, तो किसकी वजह से हो सकता है? गाल ब्लैडर में किसी प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, या फिर लीवर की वजह से होता है, लीवर में स्वेलिंग वगैरह उसकी वजह से भी हो सकता है। इसमें आ जाता है फिर जो एपिगैस्ट्रिक है आपका, ये रीजन है एपिगैस्ट्रिक। इसमें क्या होता है? स्टोमक है, लीवर, पेनक्रियाज, ड्यूडेनम और स्प्लीन और एड्रिनल ग्लैंड्स वगैरह उससे रिलेटेड हो सकता है। फिर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में स्प्लीन से रिलेटेड होता है ये मोस्ट ऑफ। ठीक है, स्प्लीन आ जाएगा इसमें। नाउ नेक्स्ट इज ये आपका जो राइट लंबर, ये वाला रीजन क्या है? राइट लंबर है। इसमें क्या है? गाल ब्लैडर का जो कुछ पार्ट है उससे रिलेटेड हो सकता है, लीवर से, और राइट जो कॉलन है इसमें इंटेस्टाइन है वो आ जाती है इसके अंदर। अम्बलाइकल से जो नेवल होता है ना आपके, अम्बलाइकल वो का जो पार्ट है ये इसमें आ जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन और ड्यूडेनम कहाँ पर आती है? आपके अम्बलाइकल जो रीजन होता है उसके अंदर। लेफ्ट लंबर में आ जाते हैं आपके कॉलन और लेफ्ट किडनी आ जाती है। फिर आ जाता है इलाइक में,
राइट इलाइक में क्या होता है, अपेंडिक्स, ठीक है, ध्यान में रखना है इसको। अपेंडिक्स या सीकम का जो पेन होता है वो राइट इलाइक रीजन में होता है। और हाइपोकोंड्रिक रीजन या फिर इसको सुप्राप्यूबिक रीजन भी बोलते हैं, इसमें आता है आपके यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड है, या फीमेल में रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं उससे रिलेटेड पेन होते हैं। लेफ्ट इलाइक में क्या हो जाएगा, आपका कॉलन और सिग्मोइड जो कॉलन होता है उससे रिलेटेड पेन होते हैं, ठीक है। ये तो आपको मैंने आपका पेन का अच्छी तरह से डिस्क्राइब वो दे दिया, आपको पूरी तरह से विवरण दे दिया कि किस तरह से पेन हो सकता है और कौन कौन से रीजन में होगा, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किसका पेन है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से कि कौन सा पेन किस रीजन से रिलेटेड करता है, ठीक है। तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं करेंगे, आई होप सो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। द IV फ्लूइड ऑफ चॉइस इन पेशेंट्स विद सीवियर हाइड्रेशन, किसको सीवियर हाइड्रेशन हो गया उसमें कौन सा IV फ्लूइड देंगे। 5% डेक्सट्रोज है, DNS है, IV एल्बुमिन है या फिर रिंगर लैक्टेट है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। RL इसमें दिया जाता है, रिंगर लैक्टेट दिया जाता है सीवियर डिहाइड्रेशन में, ध्यान में रखना इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू वी कॉल द सब्सटेंस दैट कैन स्टॉप वॉमिटिंग, जो वॉमिटिंग को स्टॉप करे उस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे। एंटी हिमोलाइटिक बोलेंगे, एंटीबायोटिक बोलेंगे, एंटीसेप्टिक बोलेंगे, एंटी इमेटिक बोलेंगे। राइट आंसर है, बहुत इजी है, डी बोलेंगे इसको, एंटी इमेटिक बोलेंगे, जो क्या करता है वॉमिटिंग को स्टॉप कर देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कैन बी यूज एज एन एंटीमेटिक, एंटीमेटिक के रूप में कौन सी ड्रग यूज में ली जाती है। ऑन्डेस्टेरोन है, फिनोबार्बिटॉन ली जाती है, या स्टेलडोप ली जाती है, या फिर क्लोपिडोग्रेल ली जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑन्डेस्टेरोन क्या किस में लिया जाता है, एंटीमेटिक के रूप में ली जाती है। क्लिनिकल फीचर ऑफ कोलेरा इज, कोलेरा का क्या क्लिनिकल फीचर है। अक्यूट वाटरी डायरिया, नो ब्लड इन स्टूल, नो म्यूकस इन स्टूल और ऑल ऑफ दी अबाउ। तो इसका राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ दी अबाउ होगा इसका। सारे इसके फीचर्स है, वाटरी स्टूल होता है, ब्लड भी नहीं आता इसमें और म्यूकस भी आता है स्टूल में। एग्जाम्पल ऑफ NSAID इंक्लूड, NSAID का फुल फॉर्म क्या होता है ना, इसके ऑप्शन है NSAID किसको बोलेंगे NSAID। तो NSAID की फुल फॉर्म आपको बता दूं मैं क्या होती है, ये होती है आपकी नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग कौन सी होती है, इसमें एस्पिरिन होती है, आइबुप्रोफेन होती है, डेक्सामेथासोन होती है, या बोथ A एंड B होती है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। एस्पिरिन और जो ब्रूफेन होती है आपकी उसको बोलते हैं NSAID। इसमें क्या नहीं होता, स्टेरॉइड नहीं होता है, नॉन स्टेरॉइड होता है, जबकि जो डेक्सोना होती है वो क्या होती है, स्टेरॉइड्स होते हैं। बिलिरुबिन इज ए प्रोडक्ट ऑफ, बिलिरुबिन किसका प्रोडक्ट है ये बताना है आपको। ऑप्शन है आपके सामने WBC ब्रेकडाउन का, RBC ब्रेकडाउन का, प्लेटलेट्स ब्रेकडाउन का, या फिर फैट ब्रेकडाउन का है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा B, RBC का जो ब्रेकडाउन हुआ है उसी का प्रोडक्ट होता है बिलिरुबिन। बिलिरुबिन किससे बनता है, RBC के ब्रेकडाउन से बनता है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चंस बच गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड। तो उससे रिलेटेड हम कुछ डिजीज देखेंगे और उसका जो मैनेजमेंट है, प्राइमरी जो हम कह सकते हैं उसका केयर कैसे करेंगे या फर्स्ट एड उनकी कैसे की जाएगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज का वीडियो हमारा यहीं तक। आज का वीडियो कैसा लगा आपको, अगर वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक शेयर करें